स्वागत है आपका फरवरी के करंट अफेयर में। और इसमें जानेंगे फरवरी महीने के करंट अफेयर को बिल्कुल डिटेल्स के साथ। चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न में से एक रहेगा। ऑप्शन की बात कर ले, ऑप्शन ए है शुभांशु शुक्ला, बी है कुशमेनी, सी है संग्राम सिंह या डी है गोपी थोटाकुरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शुभांशु शुक्ला जो होंगे पहले भारतीय बनेंगे। और यही है शुभांशु शुक्ला जी, जिनकी तस्वीर आपको दिखाई दे ही रही होगी, आपको ज्यादा याद भी होगा देखकर। वहीं अगर इनकी बात करें तो शुभांशु शुक्ला से आप ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रख सकते हैं कि ये नासा के, किसके? तो नासा के एक्जियम, क्या? एक्जियम मिशन 4 के लिए, किसके लिए? नासा के एक्जियम मिशन 4 के लिए क्या चुने गए हैं? पायलट चुने गए हैं। तो ये पॉइंट इनसे ध्यान रख लीजिएगा। वहीं अगर बात करें तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, यानी कि ये भारतीय वायुसेना में पायलट हैं। अगर बात करें इस मिशन की तो यह मिशन कितना दिन तक चलेगा? तो यह मिशन 14 दिनों तक चलेगा। ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि ये मिशन स्टार्ट कब होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि अप्रैल और जून 2025 के बीच ये क्या होगा? आयोजित होगा। तो एक एक बिंदु आपको नोट डाउन करते हुए भी चलना है, तो नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ठीक है। और बाकी ये शुभांशु शुक्ला जी को जरूर ध्यान रखिएगा। बढ़ेंगे करंट अफेयर के दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा आ चुका है। नेशनल गेम्स 2025 में 55 केजी वर्ग में गेम्स बिंदिया रानी देवी ने वेट लिफ्टिंग में कौन सा मेडल जीता है? और सारे प्रश्न चुन चुन के इम्पोर्टेंट लाए गए हैं फरवरी महीने का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्वर्ण पदक, यानी कि गोल्डन पदक इन्होंने जीत लिया है। और ये कौन है? तो बिंदिया रानी देवी जी हैं, जिनका ये तस्वीर लगा हुआ है आप लोग के लिए। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने कितने केजी वर्ग में, चूंकि वजन भी पूछा जाता है, तो 55 केजी। और ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये हैं कहाँ की, तो ध्यान रखिएगा मणिपुर की। और मणिपुर चर्चा में है, तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ज्यादा चांस है इसके पूछने के, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न में से एक है। चलिए, और स्वर्ण पदक जीता है ये, इनसे ये भी आपसे पूछ सकता है कि किसमें? तो वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। आगे की ओर बढ़ेंगे तीसरे नंबर प्रश्न पे। सारे प्रश्नों को इसी तरह करते हुए चलेंगे डिटेल्स के साथ। वर्ष 2025 का वार्षिक बजट किसके द्वारा पेश किया गया है? तो ये आपको अच्छे से पता होगा, आपको ये हम पढ़ा भी चुके हैं, निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। और यही है कौन? निर्मला सीतारमन जी। निर्मला सीतारमन जी की तस्वीर लगी हुई है। अगर बात करें तो ये कौन है? तो वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री। क्या है? केंद्रीय वित्त मंत्री, जिन्होंने क्या किया? 1 फरवरी 2025 को, कब? तो 1 फरवरी 2025 को लगातार 8वीं बार, ये भी आपसे पूछ सकता है कि कैमी बार, तो 8वीं बार बजट इन्होंने क्या किया है? पेश किया है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। वहीं बात करें कि इन्होंने, अगर बात करें कि निर्मला सीतारमन जी ने बजट भाषण में, तो एक पॉइंट यहाँ पर ये ऐड ऑन कर सकते हैं कि बजट भाषण में गरीब युवा अन्नदाता
अन्नदाता और क्या कहता है, नारी को शामिल किया था। ये आपसे एक सेंटेंस के रूप में पूछ सकता है कि किसको किसको अपने बजट भाषण में शामिल किया था, तो ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, जो कि है हमारा चौथा नंबर प्रश्न। U19 T20 विश्व कप 2025 किसने जीता है? ये भी आपको पढ़ा दिया गया है, पर ये इम्पोर्टेंट प्रश्न में से एक है, तो आपके लिए जरूरी है जानना। तो ये आपको अच्छा से पता है कि U19 महिला T20 विश्व कप का विजेता कौन बन चुका है, तो भारत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका होगा राइट आंसर। और यहाँ देखिए क्या है, विजेता का ऑलरेडी फोटो आपके लिए लगा हुआ है। टीम इंडिया जीत चुकी है ये खिताब। ठीक है, अगर बात करें किसको हराकर ये खिताब जीता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका को हराकर। किसको हराकर? तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर। कितने विकेट से? तो 9 विकेट से हराकर। 9 विकेट से हराकर। ठीक है, और अगर हम इसमें बात कर ले, आपसे पूछ सकता है कि भारत की तरफ से कप्तान कौन था, भारत की कप्तान के रूप में। तब ध्यान रख लीजिएगा निकी प्रसाद। और ये सब डिटेल में भी हम आपको पहले ही टॉपिक में करा चुके हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये चीज ध्यान रख लेना है। इसमें क्या होता है कि 19 वर्ष की कम आयु की महिलाएं खिलाड़ी क्या करती हैं, हिस्सा लेती हैं। ठीक है, तो ये, हाँ, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, ये आपसे अगर पूछ ले तो कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये मलेशिया में। कहाँ? तो मलेशिया में। और फरवरी महीने में ये सब इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर में से एक है। आ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा 5वां नंबर प्रश्न। किस स्थान को भारत सरकार ने रामसर स्थल घोषित किया है? ठीक है, तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर ए है, क्या है, सक्कर कोटाई पक्षी अभयारण्य, जो कि देखिए यहाँ पर है, जो कि कहाँ है, तो तमिलनाडु में। यहाँ पे आपको लगा दिया गया। वहीं बात करें थेरतंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो ये भी तमिलनाडु में, जो कि यहाँ पे पिक्स में लगा हुआ है। वहीं सी में है खेचे ओपलारी आई भूमि। ठीक है, जो कि यहाँ पर है, और ये है कहाँ, तो सिक्किम में। तो इसका जगह भी ध्यान रखना है कि कौन अभयारण्य कहाँ है। और ये तीनों को रामसर स्थल घोषित किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। तो ये बात हो गई से। अगर इसकी बात करें, अगर आपको यहाँ पर सक्कर कोटाई पक्षी अभयारण्य की, तो ये कहाँ है, ध्यान रख लीजिएगा, तमिलनाडु में। थेरथंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो ये भी तमिलनाडु में ही है। और ये ऑप्शन सी जो है खेचे ओपलारी आई भूमि, जो कि यहाँ पिक में ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो ये सिक्किम में है। ठीक है, कहाँ है, तो सिक्किम में। और एक उधवा झील भी है जिसको रामसर स्थल घोषित किया है, जो कि यहाँ पे है उधवा झील। और ये कहाँ, तो झारखंड में। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ भी है, लेकिन छोटा है तो आप लोग के लिए लिख दिया जा रहा है। वहीं अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे अधिक, स्टैटिक के साथ साथ करंट भी पढ़ते चलिए, सबसे अधिक रामसर साइट की अगर बात करें तो किस राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा कि तमिलनाडु में। कहाँ, तो तमिलनाडु में। तो एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। चलिए आगे की बात करते हैं, जो कि होने वाला है प्रश्न नंबर 6 आ चुका है। क्या है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ये ऐसा प्रश्न है जो बराबर पूछ लिया जाता है। विश्व कैंसर दिवस की अगर बात करें तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। देखिए यहाँ मेंशन भी है कि 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड कैंसर डे। ठीक है, अगर आपसे और क्या पूछ सकता है, इसका थीम पूछ सकता है कि विश्व कैंसर दिवस जो
2025 का थीम क्या रहा, तो थीम भी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। 2025 का जो थीम रहा, यूनाइटेड बाई यूनिक। क्या ध्यान रखना है, यूनाइटेड बाई यूनिक, ये इसका थीम रहा। अगर बात कर ले, आपसे पूछ लिया जाए कि कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा ऑन्कोलॉजी। क्या हो जाएगा, ऑन्कोलॉजी, और ये पूछा जाता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ तो क्या था, विश्व कैंसर दिवस, तब ध्यान हो गया कि 4 फरवरी को मनाया जाता है। लेकिन अगर वही प्रश्न ये आपसे पूछ दिया जाए कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तब ध्यान रखना है आपको 7 नवंबर को। कब, तो 7 नवंबर को। चलिए आगे की ओर बात करेंगे कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आ चुका है 7वां नंबर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बैडमिंटन में महिला एकल में गोल्ड मेडल किसने जीता है। सारे चुन चुन के इम्पोर्टेंट प्रश्न ही कवर किए गए हैं। तो अगर इसकी हम बात कर लें तो इसमें से कौन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनमोल खराब जी ने जीत लिया है गोल्ड मेडल। किसमें, तो बैडमिंटन में महिला एकल में। ठीक, और यही है क्या, अनमोल खराब, नाम ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि 38वें राष्ट्रीय खेल, और ये भी आपको पढ़ा दिया गया है। वहीं अगर बात करें तो ये पूछ सकता है, चूंकि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और ये कहाँ से, ये भी ध्यान रखिएगा, तो हरियाणा की। कहाँ की, तो हरियाणा की महिला एकल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। अगर आपसे यही पूछ देता कि पुरुष एकल में किसने जीता है, तो पुरुष एकल में ध्यान रख लीजिएगा किसको, के सतीश कुमार को। किसको ध्यान रखना है, के सतीश कुमार को, जो कि कहाँ के, तो तमिलनाडु के। तो तमिलनाडु भी चर्चा में है बहुत सारी चीजों को लेके, तो ध्यान आपको रखना होगा। चलिए आगे की बात करते हैं कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न की अगर हम बात करें, हाल ही में किस देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, आपसे कैमा पूछा जा रहा है, तो 77वां, तो ये भी ध्यान रख लेना है। तो ये मनाया गया है किसका, श्रीलंका का। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ये देखिए आपको मनाया गया, जिसकी एक आपको झलक दिखाई गई है फोटो में। तो ध्यान रखिएगा कि किसका, तो श्रीलंका का मनाया गया है 77वां, चूंकि ये आपसे संस्करण ही पूछ सकता है। वहीं अगर बात करें कब मनाया गया, तो 4 फरवरी 2025 को। और 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है, अभी हम लोग जाने, विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, तो आपको इसमें बस ध्यान रख लेना है। अगर आपसे ये पूछ दे कि श्रीलंका का मतलब आजाद कब हुआ था, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वर्ष ध्यान रख लीजिएगा 1948। ठीक है, चलिए आगे की ओर बात करते हैं, जो कि है 9वां नंबर प्रश्न। क्या है, गुनेरी को किस राज्य के पहले जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। ये प्रश्न आपको एग्जाम में दिख सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक। तो अगर हम बात करें तो ये जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात। देखिए यहाँ पे दिया भी है कि गुजरात फर्स्ट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट में से एक है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और कौन गांव, तो गुनेरी गांव, नाम भी थोड़ा ध्यान रखना है गांव का, कि गुजरात का गुनेरी गांव, जो कि गुजरात के कच्छ जिले। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रख लेंगे, और इसमें कोई ज्यादा पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे की बात करते हैं, जो कि है हमारा 10 नंबर प्रश्न। व्हाट्सएप के माध्यम से
सरकारी सेवाएं शुरू करने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन बना है? तो ये दुनिया का पहला राज्य जो बन गया है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि अब यहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से क्या होगा, सरकारी सेवा शुरू किया गया और वो भी पहला राज्य बना है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वही बात करें कि अगर बात करें कि इससे होगा क्या कि 161 कितना, तो 161 नागरिक सेवाओं को क्या किया जाएगा, व्हाट्सएप चलाते हैं ना आप लोग, तो वही व्हाट्सएप के माध्यम से सुलभ बनाया जा सकेगा, यानी कि आसान बनाया जा सकेगा। तो आंध्र प्रदेश वाला पूछ सकता है, ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि कोई भी चीज जो पहला हो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर बात करें 11 नंबर की, कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है? तो यह रहा, देखिए मोबाइल निर्माता की अगर बात आई है और दूसरा पूछा है, तो ये कोई और नहीं बल्कि हमारा भारत ही बना है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर, यानी कि भारत बन चुका है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता। ठीक है, तो ये बात हो गई, आपको इसको नोट डाउन बस कर लेना है। यानी कि कह सकते हैं कि जो भारत में 300 से अधिक मोबाइल, कितने से अधिक मोबाइल, तो 300 से अधिक मोबाइल जो है विनिर्माण इकाइयां क्या है, चालू हैं। तो बस ये ध्यान रख लीजिएगा। आएंगे आज के 12 नंबर प्रश्न की ओर, और एक एक बिंदु आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। कोलकाता के फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो कहाँ का, पहले ये ध्यान रख लेना है, तो कोलकाता का, तो इसका नाम बदलकर कर दिया गया है विजय दुर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और यही हो गया है फोर्ट विलियम, क्या हो गया है, विजय दुर्ग। देख लीजिए, यही है विजय दुर्ग, कहाँ का, तो कोलकाता का, जिसका पहले नाम क्या था, तो फोर्ट विलियम। तो हर रूप से आपको ध्यान रख लेना है। वहीं अगर विजय दुर्ग के भीतर की अगर हम बात कर लें, तो इसका जो किचनर हाउस है, कौन हाउस, तो किचनर हाउस, इसका भी नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो मानेकशा हाउस। तो हो सके आपसे ये ना पूछकर ये पूछ दे, तो मानेकशा हाउस कर दिया गया है विजय दुर्ग के भीतर किचनर हाउस का नाम बदलकर। ठीक है, उसी तरह से अगर बात करें हाल ही फिलहाल का, तो आप ध्यान रख सकते हैं कि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो श्री विजयापुरम। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको आप ध्यान रख सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं कि आगे का प्रश्न हमारा क्या है। 13 नंबर पर अगर हम बात करें, तो भारत की सौर ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है? तो कितनी हो गई है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 100 गीगावाट जो हो गई है स्थापित। इसका पार करके समझिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त किया गया है। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ, इंडिया हिट 100 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी माइलस्टोन। तो आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर वही बात करें, तो एक पॉइंट आप इसमें ये ध्यान रख सकते हैं कि भारत सरकार का लक्ष्य वर्ष, जो भी इम्पोर्टेंट बिंदु बनेंगे वो आपको कवर कराए जाएंगे कि 2030 तक, कब तक, तो 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म, ये सब साइंस एंड टेक के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं, आधारित ऊर्जा क्षमता
प्राप्त करना है। तो आगे का लक्ष्य भी आपको ध्यान रखना है, हो सके आपसे ये प्रश्न ही पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि होगा हमारा 14वां नंबर प्रश्न। विश्व स्वास्थ्य संगठन में कौन सा देश अलग हो गया है? ये आपसे अलग होने का पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और अर्जेंटीना देख लीजिए, ये यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर बात करें तो ये अर्जेंटीना के कौन है जिनकी पिक लगी हुई है? तो ये राष्ट्रपति हैं। कौन है? तो राष्ट्रपति हैं। देखिए कितना मुस्कुरा रहे हैं, अलग हो गया है तो। और राष्ट्रपति की अगर बात करें नाम में, तो ध्यान रखिएगा, जेवियर माइली। कौन है ये? जेवियर माइली जी हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की बात हो रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। हालांकि अमेरिका भी, कौन? अमेरिका भी क्या हो गया है हाल ही में WHO से अलग हो गया है। WHO से अलग हो गया है। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न था और उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन था, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी मुद्रा की बात कर ले, किसकी मुद्रा की? तो अर्जेंटीना की मुद्रा की। तो ध्यान रखिएगा, क्या है मुद्रा? पेसो। पैसो नहीं जी, पेसो। ठीक है, और राष्ट्रपति जान ही गए कि जेवियर माइली हैं। आगे की बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न पर। और लास्ट में आपसे भी एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? ठीक है, तो ये किसको घोषित कर दिया गया है? कर्नाटक को। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और सारी बिंदु जो आपको आंसर दिया जा रहा है, उसका पिक देखिए आपको लगा दिया गया है कि कर्नाटका डिक्लेयर्ड नक्सल फ्री, यानी कि कर्नाटक जो है वो नक्सल मुक्त घोषित हो गया है। ठीक है, तो ये आपको क्या कर लेना है, बस ध्यान रखना है। अगर कर्नाटक की बात आई है तो राजधानी पूछेगा, तो राजधानी तो आपको याद ही होगा, क्या होगा? बेंगलुरु। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में क्या कहता है मुख्यमंत्री कौन है कर्नाटक के, तो मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? सिद्धारमैया जी। सिद्धारमैया जी। अगर राज्यपाल पूछ ले तो राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत जी। थावर चंद गहलोत। तो क्या पूछ ले, हर रूप से आपको ध्यान प्रश्न को रख लेना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं, जो कि है 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर में क्या है? चंद्रमा के अध्ययन के लिए चंद्रयान 4 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? यकीन मानिए 2025 के आगामी एग्जाम में प्रश्न आपको दिखेंगे। तो ये चंद्रयान 4 मिशन जो है कब किया जाएगा लॉन्च? तो 2027 में। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी आपको इसमें ध्यान रख लेना है कि चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च कब होगा? तो 2027 ये वर्ष आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इसको, कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन को क्या दे दिया है? मंजूरी दे दिया है, जो कि कब पूरा हो जाएगा? तो 36 महीनों में पूरा किया जाएगा। ठीक, चलिए आगे की बात करते हैं। 17 नंबर पे देख लेते हैं, कोई खतरा तो नहीं है? कोई खतरा नहीं है, बस आपको क्वेश्चन ही मिलेगा। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी ने जीत हासिल की है? तो ये प्रश्न आपको पता भी होगा, चर्चा में रहा है चूंकि दिल्ली का विधानसभा चुनाव। तो ये हासिल किसने कर लिया है? भाजपा ने, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक, और क्या इसमें अगर हम जान सकते हैं, तो देखिए ये ज्ञानेश कुमार जी जो हैं क्या बन चुके हैं? टेक्स चार्ज एज ए 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि मुख्य चुनाव
आयुक्त ये बन चुके हैं कौन, ज्ञानेश कुमार जी। और ये भारतीय जनता पार्टी ने इसमें जीत हासिल कर लिया है 70 में से कितने सीटों पर, तो 70 में से 48 सीटों पर। हो सके आपसे यही पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है, ध्यान रख लेना है। और जो विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल थे वो भाजपा के परवेश वर्मा से, किनसे, तो परवेश वर्मा से 4089 वोट से क्या हो गए थे, हार गए थे। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है, हो सके पूछ लिया जाए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि दिल्ली की नई सीएम कौन अब बन चुकी हैं। दिल्ली की नई सीएम यानी कि मुख्यमंत्री अब कौन बन चुकी हैं, तो रेखा गुप्ता जी, रेखा गुप्ता जी। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं, जो कि होगा 18वां नंबर प्रश्न। क्या है, वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं। आपसे यहाँ पे दूसरा पूछा जा रहा है, यानी कि ये बन गए हैं कौन, रोहित शर्मा जी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। और देख लीजिए यहाँ पे रोहित शर्मा जी का पिक भी आपको क्या कर दिया गया है, डाल दिया गया है। यानी कि 332 छक्कों के साथ क्रिस गेल को इन्होंने क्या कर दिया है, पीछे छोड़ दिया है रोहित शर्मा जी ने। ठीक है, वहीं पे और कुछ क्रिकेटर हैं जहां पे जैसे शाहिद अफरीदी हैं जो कि 369 पारी में 351 छक्के लगा चुके हैं। ये पहले हैं पुरुष वनडे में सर्वाधिक छक्के की बात करें तो। और यहाँ पे देखिए सबका MS धोनी जी हैं और इधर श्रीलंका का S जयसूर्या है, सबका फोटो आपको लगा दिया गया है। तो एक बार इसको भी आप क्या करेंगे, ध्यान में रख लेंगे। सनथ अगर इनकी सनथ जयसूर्या की बात करें तो ये चौथे स्थान पे आएंगे। MS धोनी की बात करें तो ये 5वें स्थान पे आएंगे। क्रिस गेल की बात करेंगे तो ये क्रिस गेल हैं जो कि 3रे नंबर पे आएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। और ये पहले नंबर पे, ठीक। और दूसरे नंबर पे कौन हो गए, रोहित शर्मा जी। तो पिक के अनुसार भी आपको सारा कुछ बता दिया गया है। आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जारी किए गए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। तो यहाँ देखिए सारा पिक्स के साथ आपको लगा दिया गया है कि ग्लोबल करप्शन इंडेक्स 2024 के अनुसार हमसे भारत का जब पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा 96वां स्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और वहीं आपको देखिए पड़ोसी देशों की भी रैंकिंग यहाँ पर आपको बता दी गई है कि कौन। और भारत को जो हुआ है इसमें 180 देशों या फिर क्षेत्रों में ये मिला है कैमा स्थान, तो 96वां स्थान। ये भी आपसे पूछ सकता है तो आप ध्यान रखेंगे। बाकी पड़ोसी देश का भी आप ध्यान रख लेंगे, सब यहाँ पे दर्शाया हुआ है कि किनकी रैंकिंग क्या रही है, लेकिन भारत का जरूर ध्यान रख लीजिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आ चुका है, क्या है हमारा अगला प्रश्न, भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। देख लीजिए इंडिया एनर्जी वीक 2025 जो कि 11 से 14 फरवरी तक हुई, कहाँ हुई, तो न्यू दिल्ली में हुई। तो ये आपको पता होना चाहिए 11 से 14 फरवरी तक ये हुआ था नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। ठीक है, इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका आयोजन की अगर हम बात कर ले कि आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा, प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे की ओर बढ़ेंगे और देखिए आपका
टोटल अभी कितना 20 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती हो तो प्लीज सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी बिहार शिक्षक भर्ती या फिर अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं इस चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो एक कमेंट जरूर करें और लाइक तो करना भूले ही नहीं, और अभी से ही लाइक कर दे। अभी लाइक कर दीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। आप एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगती है, और आपको जीके जीएस का हर निचोड़ मिलेगा, आप लोग खुद देख सकते हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट भी जाके चेक करेंगे जहां आपको सारे विषय के मिल जाएंगे। तो जो भी तैयारी करते हैं इस चैनल से ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी चैनल से संबंधित जानकारी की बात, और हर महीने करंट अफेयर्स आपको इसी तरह डिटेल में कराया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। बढ़ जाएंगे सीधे अगले प्रश्न पे, जो कि आ चुका है क्या। हाल ही में आयोजित भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप में पंकज आडवाणी ने कौन सा पदक जीता है। तो पंकज आडवाणी यही हैं जिनकी पिक यहाँ पर क्या है लगी हुई है, और किस में पूछा जा रहा है तो भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप में, जो कि इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर आपसे पूछे कि इन्होंने कैमा खिताब ये जीता है तो ध्यान रखिएगा 36वां राष्ट्रीय खिताब जीता है। तो ये आपसे पूछ सकता है। खिताब फाइनल में इन्होंने किसको हराकर जीता तो बिरजेश दमानी को। किनको? बिरजेश दमानी को हराकर ये जीत चुके हैं। तो ये चर्चा में रहे हैं पंकज आडवाणी जी, ध्यान जरूर रखिएगा। आगे की ओर बात करते हैं, जो कि क्या है 22वां नंबर प्रश्न। आपको यहाँ प्रश्नों का लेवल बिल्कुल एग्जाम टाइप का दिया जाएगा, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। पढ़ाई में आपको कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। हाल ही में 11वीं बार है जो कहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक। तो यह प्रश्न आपको पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। मणिपुर में। कहाँ? तो मणिपुर में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। और ये क्या है मणिपुर में, देखिए हिंसा के बीच लगा प्रेसिडेंट रूल विरोध के बाद सीएम ने दिया था इस्तीफा, तो इसलिए ये काफी चर्चा। और ये इस्तीफा देने वाले मुख्यमंत्री कौन है, नाम ध्यान रखिएगा, एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह। ये आपको जरूर दिखेगा प्रश्न। जो चीज ज्यादा चर्चा में रहता है वही करंट में पूछता है। और राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है कैमी बार तो 11वीं बार। ठीक है। जब बात आई है राष्ट्रपति शासन की तो बिहार में भी ध्यान रख लीजिएगा कि अब तक कई बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है तो 8 बार। हो सके आपसे ये भी पूछ ले तो ध्यान रखना है। पहली बार कहाँ लागू हुआ था तो पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू हुआ था। कहाँ? तो किस तरह से प्रश्न पूछ ले हर रूप में, क्योंकि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है वो कितने माह के लिए लागू होता है तो 6 माह के लिए लागू होता है। हालांकि 6 माह बढ़ाकर इसे 3 वर्ष तक आगे बढ़ाया जा सकता है। कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक। तो ये प्रश्न जरूर ध्यान रखिएगा, नोट डाउन जरूर करिएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? ये तो हम आपको पहले के प्रश्न में भी बता चुके हैं कि कौन बन चुके हैं, ज्ञानेश कुमार जी। और यही है, देखिए कितना खुश है बन के, होना भी चाहिए। और कैमे बने हैं ये भी आपको ध्यान रखना है, तो ये 26वें बने हैं। कैमे 26वें क्रम पे बने हैं ज्ञानेश कुमार जी। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। किसके स्थान पर बने, इन्होंने किसका स्थान लिया ये भी पूछ सकता है। तो पहले कौन थे? राजीव कुमार जी, और उनका स्थान इन्होंने ले लिया। ठीक है। और अगर इनकी बात करें ज्ञानेश कुमार जी का तो ये 1988 बैच के क्या है, आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है। तो ये आप ध्यान बस रख लीजिएगा
और क्या आपसे पूछ सकता है। अगर बात आई है चुनाव की तो एक चीज, हाँ, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात आई है तो ये ध्यान रखिएगा कि इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष, स्टैटिक जीके के हिसाब से पॉलिटी में पूछ सकता है, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले तक होता है। तो ये आप एक पॉइंट ध्यान रख लीजिएगा। आपसे यहाँ पर एक स्टैटिक का प्रश्न रहेगा कि आपको बताना है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, क्योंकि कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है। आगे की बात करेंगे, देखिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर भी इसमें आपको शामिल किया गया है। कर्पूरी ठाकुर के बारे में कौन सा कथन गलत है आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कथन गलत की बात आ रही है तो पहले तो देखिए ये हैं कर्पूरी ठाकुर जी, जिनकी पिक आपको लगा दी गई है और इनसे संबंधित जानकारी देख लेते हैं। तो अगर बात करें कि इनका जन्म समस्तीपुर में हुआ था तो ये सही सेंटेंस दिया हुआ है। दूसरा की बात करें तो क्या है, ये 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तो ये सेंटेंस यहाँ पे गलत है और हमसे गलत ही पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी देखिए बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री रहे थे तो ये भी सही था। इनकी मृत्यु 17 फरवरी 1988 को हुई थी, तो ये भी सही। यहाँ पे क्यों गलत हुआ, चूंकि ये 3 बार नहीं बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे बल्कि 2 बार ही रहे थे। कितनी बार, तो 2 बार। और देखिए यहाँ पे इनका पूरा, इनको जननायक भी कहा जाता है और इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। सारा डिटेल है आपको इनको कि कहाँ इनका जन्म हुआ था। पहली विधानसभा में जीतने के बाद कभी ये चुनाव नहीं हारे थे, 1952 की बात है। और 1967 में उप मुख्यमंत्री बनने पर अंग्रेजी की अनिवार्यता इन्होंने खत्म की। देखिए 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कब कब रहे हैं ये डेट भी आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो आप लोग पिक्स भी अच्छे से देखते चलिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। आगे की बात करें, और हाँ, ये करंट अफेयर जो क्लास है आपको कराया जा रहा है, ये आप किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं। करंट अफेयर तो हर किसी में पूछा जाता है। अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश की दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है, ये भी आपको करा चुके हैं कि रेखा गुप्ता जो बन चुकी हैं, और ये ही है कौन, रेखा गुप्ता जी। देखिए कितना मुस्कुरा रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री बनी है तो क्यों नहीं मुस्कुराएंगे, मुस्कुराना भी चाहिए। और इनसे संबंधित जानकारी भी आपको यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। अगर बात करें तो ये जो रेखा गुप्ता जी हैं, ये दिल्ली की, अगर कहें तो महिला मुख्यमंत्री में अगर हम बात कर लें तब ये चौथी मुख्यमंत्री होंगी महिला में। तो ये क्रम भी आपसे पूछ सकता है कि कैमी महिला मुख्यमंत्री बनी है, तो ये चौथी, ठीक है। अगर दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री आपसे पूछ दे तो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन रह चुकी हैं ये आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, सुषमा स्वराज जी, सुषमा स्वराज जी। वहीं दूसरे नंबर पे बात कर लेंगे तो दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन रह चुकी हैं, तो शीला दीक्षित जी, शीला दीक्षित जी। और तीसरे नंबर पे कौन रह चुकी हैं, तो अतीशी जी, ठीक है। तो ये तीनों का, चारों का क्रम, और चौथे नंबर पर रेखा गुप्ता जी। और ये प्रश्न आपसे पूछ सका है चूंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है चर्चा में काफी रह चुका है। आगे की ओर बढ़ेंगे कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, लिथियम खनन और अन्वेषण में अपने सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, तो ये समझौता जो हुआ है अर्जेंटीना और भारत के बीच में, तो ऑप्शन नंबर डी। और WHO से अलग भी कौन हुआ है, तो अर्जेंटीना। तो आपको ये चर्चा में है तो पूछ सकता है, दोनों में से कोई भी प्रश्न ध्यान रख लीजिएगा। अगर किसकी बात आई है, और यहाँ समझौता देखिए फोटो भी आपको लगा दिया गया है। तो अगर बात करें कि लिथियम की बात आई है, किसकी, लिथियम की, तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया की, स्टैटिक जीके के हिसाब से, कि दुनिया की सबसे हल्की और नरम धातु है कौन,
नरम धातु है कौन, तो लिथियम। ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। और इसका अगर बात कर लें तो और क्या, लिथियम का इस्तेमाल जो हो गया, अगर इस्तेमाल की इसकी हम बात करें तो बैटरी ग्लास ये सब में इसका उपयोग क्या किया जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। और सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न चुन चुन के लाए गए हैं, तो सेशन को मिस नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है, किसकी बात हो रही है, ओपेक प्लस में शामिल होने की, ठीक है। तो ये देखिए ओपेक प्लस की अगर बात आई तो इसमें आप ध्यान रख सकते हैं कि ब्राजील को, किसको, तो ब्राजील को, ऑप्शन नंबर सी। तो ओपेक प्लस की अगर बात आएगी तो इसमें शामिल कौन सा देश हुआ है, ब्राजील हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। ओपेक यहाँ पर अगर बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन पता होना चाहिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये क्या हो गया, इसका फुल फॉर्म, ओपेक का फुल फॉर्म, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं कि आगे क्या प्रश्न और बन सकता है या पूछा गया है 28वें नंबर की। अली ए लिगांग त्योहार किस जगह में मनाया जाता है, तो देख लीजिए अली ए लिगांग त्योहार का ये एक झलक है जो आपको यहाँ पर पिक्स के माध्यम से दिखाया गया है। यानी कि इसमें होता, इसका अर्थ क्या हुआ, अली ए लियांग त्योहार का अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ क्या होता है, जड़ों और फूलों की पहली बुवाई, ये होता है इसका अर्थ, ठीक है। किसके द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है, ये आपको पूछ सकता है, तो मिसिंग जनजाति, इसका नाम क्या रहेगा, मिसिंग जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है, ठीक है। और ये मिसिंग जनजाति की जब बात आई है तो ये किसकी बात हो रही है, असम की, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम में मनाया जाता है मिसिंग जनजाति द्वारा, जिसका अर्थ है जड़ों और फूलों की पहली बुवाई, यानी अली ए लिगांग त्योहार का ये अर्थ है, ठीक है। अगर आपसे असम का ध्यान रख लीजिएगा साथ ही साथ कि असम का सीएम कौन है, तो हिमंत बिस्वा शर्मा जी, हिमंत बिस्वा शर्मा। हो सके आपसे मुख्यमंत्री ही पूछ लिया जाए तो पता होना चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं 29वें नंबर प्रश्न पे। 98वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, कैमा है, पहले ये ध्यान रखना है। तो ये 98वां है अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन, ठीक है, जो कि कब, तो 21 फरवरी को हुआ, लेकिन कहाँ, तो दिल्ली में, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। यानी 21 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। और अगर उद्घाटन की बात करें तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जो कि यहाँ पर पिक लगा हुआ है। उद्घाटन की अगर बात करें तो इन्होंने किया था 21 फरवरी को इसका उद्घाटन। ये संस्करण जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह आयोजन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 71 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद, तो 71 वर्षों के बाद दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। चूंकि मराठा की बात आई है तो मराठी भाषा से आपसे ये पूछ सकता है कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा इसको कब दिया गया, चर्चा में रहा है, तो ध्यान रखिएगा 3 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। क्या हुआ है, मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। आगे की ओर बात करते हैं
किस राज्य की विधानसभा में भारत में पहली बार अनुवादक सुविधा स्थापित की गई है? तो ये किसके लिए की गई है, कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। और उत्तर प्रदेश देखिए तो योगी जी भी यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में देश की पहली अनुवादिक सुविधा क्या हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। और इस जानकारी को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। प्रश्न हो सकता है आपको पूछ दे, क्योंकि पहला बार ये हुआ है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा आ चुका है, संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 का जो आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ये किया जाएगा कहाँ? तो भारत और किसके बीच होता है? जापान के बीच। तो ऑप्शन नंबर डी। और देखिए यहाँ पे आपको फिक्स भी लगा हुआ है, तो आप ध्यान रख लीजिएगा कि भारत और किसके बीच? तो जापान के बीच क्या है? धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास, धर्म गार्जियन सैन्य संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है, और ये संस्करण आपसे पूछ लेगा तो छठा। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि धर्म गार्जियन 6th इंडियन जापान। ठीक है, वहीं अगर कुछ और की बात कर ले, जैसे इनके बीच कुछ और भी सैन्य युद्ध अभ्यास होते हैं, धर्म गार्जियन हो गया, उसी तरह वीर गार्जियन भी ध्यान रख लीजिएगा, जिमेक्स भी ध्यान रख सकते हैं जो कि समुद्री अभ्यास है। जिमेक्स क्या है? समुद्री अभ्यास है। ठीक है, और जो ये वीर गार्जियन है वो कैसा अभ्यास है? तो ये वायुसेना। और वही धर्म गार्जियन की बात कर लेंगे तो ये थल सेना। तो हर रूप से आपको पता होना चाहिए। काफी बार पूछा भी गया है कि धर्म गार्जियन किस किस देश के बीच आयोजित होता है। ठीक है, आगे की ओर आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव कौन बने हैं? तो प्रधान सचिव ये किनके बन चुके हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कौन बने हैं? तो शक्तिकांत दास जी। तो ऑप्शन नंबर सी। और शक्तिकांत दास जी यही हैं जिनका यहाँ पर पिक लगा दिया गया है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव बन चुके हैं। यानी कि कहने का मत ये हो गया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 नियुक्त किए गए हैं। क्या? तो 2 नियुक्त किए गए हैं शक्तिकांत दास जी, जो कि क्या आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। तो ये नरेंद्र मोदी जी से निकट हो गया, तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बात करेंगे, जो कि होने वाला है 33 नंबर प्रश्न। और एक एक पॉइंट को लिखते चलना है और याद भी होते चलना चाहिए। 22 से 27 फरवरी तक आयोजित बिहार पुलिस सप्ताह 2025 निम्न में से किस विषय पर आधारित थी? तो ये सब बिहार के किसी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जा सकता है। इसके पहले भी कर्पूरी जी के बारे में था, उसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये जो हो जाएगा साइबर सुरक्षा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर बिहार पुलिस सप्ताह 2025 साइबर जागरूकता इसी विषय पर क्या था? आधारित था। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा कि किस पर आधारित था। वहीं अगर बात करें और इसमें क्या जानकारी, अगर इसका ये तो डेट भी देखिए यहाँ पर दिया हुआ ही है, और ये इसका क्या रहा थीम ये भी आपको पता चल ही गया। तो और इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, जहाँ जितना पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है हम बताते ही चलते हैं। खबरों में रहा हिंदू और सिख धर्म तीर्थ स्थल मणिकरण किस भारतीय राज्य में है? ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, मणिकरण हिंदू और सिख धर्म तीर्थ स्थल है। तो अगर इसकी हम बात कर ले तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया हुआ भी है
करण, जो कि हिंदू और क्या कहता है, सिख तीर्थ स्थल है, और ये भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में है। तो आपको इसमें ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या है कि प्राकृतिक रूप से गर्म पानी का एक झरना बहता है। देखिए गर्म पानी का ये झरना भी आपको क्या है दिख रहा होगा, और ये जिसके पानी को हाल ही में दूसरे स्थान पर क्या किया गया है, ट्रांसफर करने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन इसके लिए स्थानीय लोगों ने क्या कर दिया, विरोध कर दिया। तो ये प्रश्न चर्चा में रहा है, तो पूछ सकता है। आगे की ओर बात करेंगे कि अगला प्रश्न क्या है। 2025 में बाफ्ता अवार्ड्स में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, यानी बाफ्ता अवार्ड्स का संस्करण क्या था, तो ये था 78वां संस्करण, ऑप्शन नंबर डी, और ये रहा बाफ्ता फिल्म्स अवार्ड। और अगर इसकी बात करें तो संस्करण जरूर ध्यान रखिएगा। अगर और क्या जान, इस पुरस्कार को, बाफ्टा अवार्ड्स को क्या कहा जाता है, ब्रिटेन का ऑस्कर, ब्रिटेन का ऑस्कर कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये कहाँ प्रदान किए जाते हैं, तो यूनाइटेड किंगडम में। कहाँ, तो यूनाइटेड किंगडम में प्रदान किए जाते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। और प्लीज आप लोग कमेंट किया कीजिए, इतनी मेहनत आप ही लोग के लिए की जाती। कौन एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, तो ये और कोई नहीं बल्कि बहुत सारे के फेवरेट कौन है, विराट कोहली जी, जो कि बन चुके हैं। और देखिए कितना भव्य तस्वीर इनका लगाया गया है 14,000 रन के साथ। तो ये एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में विराट कोहली बन चुके हैं। ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और ये उपलब्धि इन्होंने किसके खिलाफ मतलब प्राप्त की है, तो ये और भी खुशी होगा कि ये नालायक पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने ये उपलब्धि प्राप्त की है। तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट बन सकता है, इसको जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। आगे की ओर बात करेंगे कि अगला प्रश्न क्या है। समुद्रयान मिशन को केंद्रीय बजट में आवंटन है। बजट से तो आपको प्रश्न एग्जाम में जरूर से जरूर दिखेंगे। यहाँ आपसे समुद्रयान मिशन का केंद्रीय बजट पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा कि 600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। कितने, तो 600 करोड़ रुपये किसके लिए, तो समुद्रयान मिशन के लिए। पिक्स के अनुसार भी आपको सारा चीज दर्शा दिया गया है। क्योंकि समुद्रयान मिशन जो है भारत का क्या है, भारत का एक समुद्री मिशन है, भारत का एक समुद्री मिशन है। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता दिए, ठीक है। यानी कि और अगर बात करें यहाँ पे देखिए क्या है, 6,000 जो डाटा यहाँ पर दिया हुआ है, 6,000 मीटर डीप की अगर बात करें, तो यानी इसके तहत मत्स्य की बात हुई है। तो मत्स्य जो है 6,000 नामक पनडुब्बी को तैयार किया गया है। तो ये डाटा आपको पता होना चाहिए। और 600 करोड़ रुपया आवंटित हुआ है, तो 600 और 6,000 ये दोनों ध्यान डाटा रखना पड़ेगा। आगे की ओर बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। किसे जर्मनी का नया चांसलर नियुक्त किया गया है। जर्मनी का चांसलर बहुत सारे एग्जामों में पूछ लिया जाता है, और ये तो नए नियुक्त हुए हैं, तो ध्यान रख लीजिएगा, फ्रेडरिक मर्ज। ये कौन है, फ्रेडरिक मर्ज, जो कि जर्मनी का नया चांसलर बन चुके हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि किनको नियुक्त किया गया है, तो यही है क्या, फ्रेडरिक मर्ज। थोड़ा सा नाम कठिन होता है, पर आपको ध्यान रखना होगा। अगर जर्मनी की बात आई है, तो जर्मनी का आपसे राजधानी पूछ ले तो राजधानी क्या हो जाएगा, बर्लिन। क्या हो जाएगा, बर्लिन।
आधिकारिक भाषा की अगर हम बात करेंगे तो भाषा क्या हो जाएगा, जर्मन, जर्मन से जर्मनी। और ये राष्ट्रपति की बात कर ले तो राष्ट्रपति भी ध्यान रख लीजिएगा, चांसलर के साथ साथ फ्रैंक वाल्टर, फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर, स्टीनमियर, इस नाम से डेली किसी को बुलाइए, देखिए आपको एग्जाम में 1 नंबर पक्का मिल जाएंगे, भले ही बुलाने वाले को समझ में आए कि नहीं क्या कह के उनको बुला रहा है। आगे है 39 नंबर प्रश्न, किस देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है? तो ये और कोई नहीं, किसने किया है, भारत ने, तो ऑप्शन नंबर ए। और देख लीजिए ये नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है, दक्षिणी ध्रुव का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र जो जारी किया गया है, विस्तृत मानचित्र ये जारी किया गया है, ठीक है। और ये जो मानचित्र की बात है तो ये चंद्रमा 3 मिशन, चंद्रमा 3 मिशन के प्रज्ञान रोवर से प्राप्त डेटा का उपयोग करके जारी किया गया है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे की ओर बढ़ेंगे 40 नंबर प्रश्न पर, किसे धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि किनको किनको किया गया है। तो 3 लोग, तारा चंद शर्मा, माया राम उनियाल और समीर गोविंद जमदग्नि जी को किया गया है, बाकी मोहन कुशवाहा जी को नहीं किया गया। और तीनों का पिक आपको यहाँ पर दे दिया गया है, जिनको कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। प्रत्येक विजेता पुरस्कार को एक प्रशस्ति पत्र और क्या कहता है, भगवान धन्वंतरी की एक प्रतिमा और 5 लाख रुपये, 5 लाख रुपये नगद पुरस्कार दिया गया है इन तीनों को। तो ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपसे बिहार शिक्षक भर्ती में से पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे की ओर बात करेंगे कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है, जो कि होने वाला है 41 नंबर प्रश्न, ठीक है। 2025 गिद्ध जनगणना के अनुसार किस राज्य में गिद्धों की सर्वाधिक आबादी पाई गई है? तो गिद्ध की भी बात आ गई है, तो गिद्ध के बारे में भी पढ़ लीजिए कि ये कहाँ, तो मध्य प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर सी। और ये रहा, देखिए गिद्ध का फोटो ध्यान से देख लीजिए, एकदम कितना अच्छा से निशाना लगा के बैठा हुआ है। और इसकी सबसे ज्यादा 2025 में जो हुई है मध्य प्रदेश में की गई है, ये आपको ध्यान रख लेना है। अगर कुल संख्या की हम बात कर ले तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, इसलिए नहीं लिख रहे हैं, कि 2024-25 की गिद्ध गणना में 11,233 गिद्ध, ये सब। और मुख्यमंत्री कौन है, तो मोहन यादव जी, जिन्होंने बधाई दिया, ये एक अच्छा प्रयास है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे की ओर बढ़ेंगे 42वें नंबर प्रश्न पर, किस दिन विश्व प्रोटीन दिवस मनाया जाता है? अब प्रोटीन दिवस ये काफी बार पूछा जा चुका है कई सारे एग्जामों में, ध्यान रखिएगा 27 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 27 फरवरी को। ये जो मनाया गया कैमा प्रोटीन दिवस रहा, तो ये छठवां, कैमा, तो छठवां, तो ध्यान संस्करण भी आपको रख लेना है, ठीक है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर देखिए, जब प्रोटीन की बात आई है तो विटामिन से संबंधित कुछ आपको जानकारी दे दी गई है,
यानी कि विटामिन के प्रकार में विटामिन ए, जिसको रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम होता है, इसकी कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग होता है। उसी तरह से B1 थायमिन, जो कि बेरी रोग हो जाता है। विटामिन डी की बात करें तो कैल्सीफेरॉल, जिससे सूखा रोग होता है इसकी कमी से। वहीं विटामिन के का रासायनिक नाम की बात करें तो फाइलोक्विनोन, जिससे चोट के कारण अत्यधिक रक्तस्राव होता है। फिर विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, जिससे की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों में खून आना होता है। ये सब तो कुछ जानकारी स्टैटिक जीके की भी आपको यहाँ पर दे दी गई है। आगे की बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। और यकीन मानिए आपके लिए बहुत ही मेहनत करके इतने अच्छे तरीके से आपके लिए सारे चीजें कलेक्ट करके दी जाती है, तो आप लोग लाइक जरूर कर दिया कीजिए। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा दुनिया का सबसे गरीब देश है? दुनिया का सबसे गरीब पूछा जा रहा है। और ये जो रिपोर्ट्स जारी हुआ है हाल ही का, फोर्ब्स के द्वारा। किसके द्वारा? तो फोर्ब्स के द्वारा। और ये कौन है? तो दक्षिणी सूडान। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। यानी कि इस सूची में कहें तो प्रति व्यक्ति जीडीपी के लिहाज से या जीडीपी के हिसाब से गरीबी की सूची जो है जारी की गई है। बाकी इससे संबंधित देखिए, दक्षिणी सूडान को 9 जुलाई 2011 को जनमत संग्रह के पश्चात क्या हुआ है, स्वतंत्रता प्राप्त हुआ है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा कि कुछ जानकारी जो यहाँ पर आपको दी गई है। वहीं सेकेंड नंबर पर गरीब देश में आ जाएगा बुरुंडी। तो इसको सेकेंड में ध्यान रख लीजिएगा कि ये सेकेंड नंबर पर है, पहला नंबर पर दक्षिणी सूडान है। ठीक है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ईमेल के जरिए पहली EFIR दर्ज की गई? इसके पहले हम लोग ने व्हाट्सएप के जरिए आंध्र प्रदेश में जो शुरू किया गया है सेवा, वो हम लोग कर चुके हैं। यहाँ आपसे है कि पहली EFIR, वो भी ईमेल के जरिए। तो ये जो की गई है, कहाँ की गई है? जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, और इधर आपको पिक्स के थ्रू भी ध्यान रख दिया गया है। ठीक है। इससे होगा क्या कि न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और पहुंच में सुधार होने की उम्मीद है। तो बस आप ये ध्यान रख लीजिएगा कि पहला केंद्र शासित प्रदेश इसमें कौन बन चुका है। ठीक है। आगे की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य के 300 साल पुराने पत्थर कला को GI टैग दिया गया है? तो ये किसको दे दिया गया है? बिहार एग्जाम वाले रहिएगा सतर्क, किसी क्वेश्चन के लिए पूछ सकता है, तो ये बिहार के लिए। ठीक है। तो ये बिहार में दिया गया है। पत्थर कट्टी की मूर्तियों को मिला विशेष पहचान। देखिए किस तरह का मूर्ति है, पत्थर कट्टी मूर्ति, जिसका आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। और तो ये आपको इसलिए पूछ सकता है चूंकि बिहार से ही संबंधित है। इसमें देवी देवता, पत्थर कट्टी की बात आ रही है तो गांव में देवी देवता, महात्मा बुद्ध, ये सब की मूर्तियां बनाई जाती। ठीक है। और यह टैग जो है 2025 में झारखंड के रांची में मिला था। झारखंड के रांची में भी मिला था, ये आपको पता होना चाहिए। और ये बिहार के गया जिले, कौन जिले में? तो गया जिले के पत्थर कट्टी गांव के 300 साल पुराने पत्थर कला को GI टैग दे दिया गया है। बाकी बिहार में क्या किस किस चीजों को GI टैग मिल चुकी है आपको हम अच्छे से कई बार बता भी चुके हैं। आगे की ओर बढ़ेंगे 46 नंबर प्रश्न पे। किस राज्य का पहला हरित बजट प्रस्तुत किया गया? बिल्कुल आपको पेड बैच के जैसा फ्री ऑफ कॉस्ट सारा चीज दिया जाता है, तो आप लोग बस पढ़िए। और ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान का पहला ग्रीन बजट पशुधन, स्वास्थ्य और हरित विकास को बढ़ावा, इससे संबंधित जानकारी आपको ये दे दी गई है। तो आप इसमें बस ध्यान ये रख लीजिएगा, चूंकि पहला है तो पूछ सकता है।
आगे की ओर बात करें 47 नंबर पर, इसीलिए ना बोलते हैं करेंट अफेयर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी राज्य के एग्जाम की क्यों न तैयारी करते हो। हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? खजुराहो नृत्य महोत्सव देख रहे होंगे 51, यानी कि 51 संस्करण का 51 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 51। और ये आपको पता है खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ से, तो एमपी से, यानी कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि मध्य प्रदेश के खजुराहो में 51 खजुराहो नृत्य महोत्सव का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। ठीक है। अगर इसकी शुरुआत की हम बात करें तो शुरुआत हुई थी 1975 में ही। कब शुरुआत हुई थी, तो 1975 में। आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि है 48वां नंबर प्रश्न। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपसे एक प्रश्न भी पूछा जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 24 फरवरी से कब तक आयोजित किया जा रहा है? ये प्रश्न पूछ सकता है। तो ये वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो है 24 से 28 फरवरी तक आयोजित किया गया, और किसके द्वारा, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान आपको होना चाहिए 28 फरवरी तक चला है, और इसमें आपको पूरे महीने का शामिल कर लिया गया है करंट अफेयर। ठीक है, 24 फरवरी से शुरुआत हुई थी, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। अगर इसकी थीम आपसे पूछ ले तो थीम की बात करें तो ध्यान रखिएगा फाइनेंशियल लिटरेसी, विमेंस प्रोस्पेरिटी, ये रहा इसका 2025 का थीम रहा। तो थीम ही पूछ ले सकता है, इसलिए आपको ये भी ध्यान में रखना है। आगे की ओर बढ़ेंगे, जो कि है हमारा 49वां नंबर प्रश्न। और वीडियो को लाइक कभी कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं, कोई सुझाव हो तो वो भी आप दे सकते हैं। किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो ये और कोई नहीं, बांग्लादेश के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी। कौन सा दिवस, तो सैन्य शहादत दिवस, जिसकी एक झलक आपको यहाँ पर दिख रही होगी। ये अभी क्या हुआ है, घोषणा हुआ है। ठीक है, तो आपको बस इसमें आपको क्या कर लेना है, ध्यान में रख लेना है, पूछ सकता है। 25 फरवरी डेट भी आपको पता होना चाहिए। आगे की ओर बढ़ेंगे, जो कि होगा 50वां नंबर। और ये 50वां नंबर भी जो प्रश्न है काफी इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है, और प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए। बाकी जीके जीएस का हर विषय का निचोड़ बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड आपको दिया जाता है। सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको सारे विषय मिलते रहेंगे, प्लस आपको करेंट अफेयर हर मंथ का इसी तरह से डिटेल्स के साथ मिलता रहेगा। टाइम्स मैगजीन की वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो ये कौन हो जाएंगी, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, वुमन ऑफ द ईयर 2025। यहाँ देखिए इनसे संबंधित आपको कुछ जानकारी दे गई है पिक्स में, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, और ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। और ये आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया भर की इस सूची में 13 महिलाओं में से ये एक है, तो इसलिए और इम्पोर्टेंट बन जाता है, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और ये जो है क्या कहता है, वन्य जीव विज्ञानी, देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ भी है, वन्य जीव विज्ञानी है, कहाँ की, तो आपको ध्यान रख लेना है, असम की। ठीक है, और यही है पूर्णिमा देवी बर्मन जी। ठीक है, इनको व्हिटली गोल्ड अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। कौन गोल्ड अवार्ड, तो पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, व्हिटली गोल्ड अवार्ड
इनको 2 बार क्या हो चुका है, प्राप्त हो चुका है ये अवार्ड। एक बार 2017 में और एक बार 2024 में। तो आपको ये भी पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। और आज का आपके लिए जो प्रश्न है उसका कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर आंसर दीजिएगा। क्या है आज का प्रश्न कि आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। ऑप्शन ए है मनी मित्र, बी है बैंक मित्र, सी है आरबीआई डेटा या फिर डी है मनी डेटा। तो आप लोग आंसर सेलेक्ट करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके ये भी बताएंगे कि आपको आज के करेंट अफेयर की वीडियो कैसी लगी। और अच्छी लगती है तो सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।